ओवरहेड्स चैप्टर से था हमारा ये पहला क्वेश्चन। एबीसी एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एंड अडॉप्ट्स अ पॉलिसी टू रिकवर फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइंग ब्लैंकेट रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। ब्लैंकेट रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स का मतलब कि जितना भी बजटेड खर्चा होगा सारे खर्चे को मशीन आवर्स से डिवाइड करेंगे और एक घंटे पे कितना खर्चा होना चाहिए उसका एक रेट निकाल लेंगे। कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसर्न रिवील द फॉलोइंग। अब आपको डेटा दिया हुआ है। अच्छा, पहले तो यहां पे इस डेटा में ना मिसप्रिंट हो गया, बजटेड मशीन आवर्स के आगे रुपी नहीं है और एक्चुअल मशीन आवर्स वर्कड के आगे रुपी नहीं है। ऑब्वियसली बात है, आवर्स का डेटा है। तो बजट बनाया था कि 10,35,000 का खर्चा होना चाहिए और बजट में सोचा था 90,000 घंटे काम होगा। एक्चुअली में 45,000 आवर्स काम हुआ और एक्चुअली में खर्चा आया 8,80,000 का। फिर आपको दे रखा है ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्चुअल का डेटा आपको दिया हुआ है, मतलब ये जो 8,80,000 का आपको एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स दे रखा है उसमें कुछ ये चार खर्चे स्पेसिफिकली बता रखे हैं, इंक्लूडेड हैं। बड़े सारे खर्चों को मिलाकर 8,80,000 का खर्चा बना होगा, उसमें स्पेसिफिकली ये चार खर्चे कौन कौन से हैं? पेड एज पर कोर्ट्स ऑर्डर। ये कौन सा खर्चा बना सर? एबनॉर्मल रीजन की वजह से बना ये, ठीक है, क्योंकि बिजनेस की नेचर नहीं है और रेकरिंग इन नेचर नहीं है ये खर्चा। वेजेस पेड फॉर द स्ट्राइक, ये भी आपका एबनॉर्मल बना। हर साल तो स्ट्राइक होगी नहीं, जब जब मैं बिजनेस की ट्रांजैक्शन करूंगा तब तब तो स्ट्राइक होगी नहीं। स्टोर्स रिटर्न ऑफ, कोई पुराना पड़ा हुआ मटेरियल खराब हो गया, छुटपुट टूल्स वगैरह खराब हो गए, उनको राइट ऑफ कर दिया किताबों में से, ये भी एबनॉर्मल है। समझ आया आपको? ये कंफ्यूज मत होइएगा, हमने क्लासेस में भी सीखा हुआ है। रेकरिंग का मतलब ये नहीं है कि 2 महीनों में 3 महीनों में बार बार ये खर्चा हो जाए, साल 2 साल बाद बार बार ये खर्चा हो जाए। रेकरिंग का मतलब होता है जब जब बिजनेस की ट्रांजैक्शन करूंगा तब तब वो खर्चा होगा। अब जब जब मैं कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन करूंगा तब तब तो स्टोर्स राइट ऑफ नहीं करूंगा, इसलिए रेकरिंग नहीं है, इसलिए मतलब ये नॉर्मल नहीं है। एक्सपेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर बुक्ड इन करंट ईयर, पीपीआई, प्रायर पीरियड आइटम, ये भी आपका एबनॉर्मल है। प्रोडक्शन हुई 30,000 यूनिट्स की, जिसमें से बिक गई 27,000 यूनिट्स, मतलब नेट बचा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है कितना? 3,000। ठीक है जी। अच्छा, आपको कोई वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक वगैरह इस क्वेश्चन में नहीं है। द एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट इंफॉर्मेशन रिवील्स दैट 1/3 ऑफ द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स वॉज ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग। डिफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग की वजह से जो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हुआ वो कौन सा अंडर एब्जॉर्ब्ड माना जाएगा? नॉर्मल रीजन वाला या एबनॉर्मल? सर, एबनॉर्मल रीजन वाला, क्योंकि नॉर्मल रीजन वाला होता है बिजनेस की नेचर, और नॉर्मल रीजन की वजह से जो अंडर एब्जॉर्ब्ड होता है या जो नुकसान होता है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यह आपकी अपनी नेग्लिजियंस की वजह से यहां पे हुआ है 1/3। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, यह मेरे बिजनेस की नेचर नहीं है, हमारी खुद की नेग्लिजियंस है, इसलिए यह एबनॉर्मल रीजन बना। और बाकी बैलेंस अट्रिब्यूटेबल टू इंक्रीज इन कॉस्ट। इंक्रीज इन कॉस्ट मतलब इन्फ्लेशन। अब इंक्रीज इन कॉस्ट, इन्फ्लेशन की वजह से जो खर्चा बढ़ा है वो तो फिर आपका नॉर्मल रीजन में ही जाएगा, क्योंकि नॉर्मल इन्फ्लेशन तो हर साल होनी ही होनी है। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारी बुक में भी था, उसमें भी हमने कर रखा है। ऑल्दो ये क्वेश्चन मैंने आपकी आरटीपी में से उठाया है, जो भी लास्ट अटेम्प्ट की आरटीपी थी वहां से उठाया ये क्वेश्चन। मांगा है आपसे टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो यहां पे तो बस आपको अंडर एब्जॉर्ब्ड का अमाउंट पूछा है। टू गिव द वे ऑफ ट्रीटिंग इट इन द कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? नॉर्मल रीजन की वजह से जो अंडर एब्जॉर्ब्ड होता है उसको रिमेनिंग गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। एबनॉर्मल रीजन की वजह से जो अंडर एब्जॉर्ब्ड होता है उसको डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट करते हैं। तो वही ट्रीटमेंट यहां पे बताना है। टू अपोर्शन द अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ओवर द आइटम्स। नॉर्मल रीजन की वजह से जो अंडर एब्जॉर्ब्ड आता है उसके लिए आप एक सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट निकालकर उसको सोल्ड यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की इक्विवेलेंट यूनिट्स में एब्जॉर्ब करवाते हैं। वो काम आपको यहां पे करना है थर्ड पार्ट में। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आइए फटाफट से एक बार इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है सर? सबसे पहले ब्लैंकेट रेट निकालते हैं।
मैं यहां पे अब प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट, बजटेड रेट का नाम नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि लिख तो सकते हैं लेकिन मैं क्वेश्चन का ही वर्ड उठा रहा हूं जो क्वेश्चन में बोला हुआ है, ब्लैंकेट रेट। तो पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। क्या फॉर्मूला? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, यही होता है फॉर्मूला। अब ये रेट निकाल लेते हैं। बजटेड ओवरहेड्स हैं आपके पास 10,35,000 डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स हैं आपके पास 90,000। यहां से आपके पास एक बजटेड ओवरहेड रेट या एक ब्लैंकेट रेट या एक सिंगल रेट या एक ब्लैंकेट प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट आ जाएगा। ये आ जाएगा 11.5। ठीक है जी। अब इस रेट के हिसाब से जैसे जैसे एक एक घंटा काम होता जाएगा खर्चा एब्जॉर्ब होता जाएगा। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकाल लें। पहले इसका भी फॉर्मूला कोट कर देंगे। एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय ब्लैंकेट रेट, ये आपका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएगा। तो एक्चुअल में काम हुआ है 45,000 आवर्स और आपने रेट निकाला है 11.5, तो यहां से आपके पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ गए 45,000 मल्टीप्लाई बाय 11.5, ये आ जाएगा 5,17,500। ठीक है जी। अब इसमें से ये आपका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आया है, तो अब निकाल लेते हैं। पहले तो सिचुएशन क्या बनी, व्हेन एब्जॉर्ब हुआ है 5,17,500, जबकि एक्चुअल में खर्चा था ये 8,80,000। एक्चुअली में खर्चा ज्यादा था, एब्जॉर्ब कम करवाया, तो ये क्या हुआ, अंडर एब्जॉर्ब। तो पहले तो इसकी सिचुएशन लिख देते हैं। व्हेन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज लेस देन एक्चुअल ओवरहेड, ये सिचुएशन किसको डिनोट कर रही है, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की सिचुएशन को। अब ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, अब अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का अमाउंट निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू, पहले अगेन फॉर्मूला, या डायरेक्टली निकाल लो। यहां पे 8,80,000 एक्चुअल ओवरहेड्स थे, माइनस एब्जॉर्ब करवाए 5,17,500, तो अंडर एब्जॉर्ब का टोटल आया आपके पास 3,62,500। तो ये हमारे पास अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ गया। अब इसमें से इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। क्या ट्रीटमेंट हमने इसका सीखा था? पहले तो इस अंडर एब्जॉर्ब्ड को दो पार्ट्स में बांटते हैं कि सर नॉर्मल रीजन की वजह से कितना हुआ और एबनॉर्मल रीजन की वजह से कितना हुआ। तो ये आपका टोटल अंडर एब्जॉर्ब्ड आया 3,60,500। इसमें से ये जो चार रीजन थे ये सारे के सारे आपके एबनॉर्मल रीजंस थे। तो पहले तो इन सबके अमाउंट को एबनॉर्मल में लिख दें एक एक करके। पहला, पेड एज पर कोर्ट्स ऑर्डर। दूसरा, इसका पहले अमाउंट है 50,000। फिर है आपके पास स्ट्राइक की वजह से 38,000, ये भी एबनॉर्मल आया था। उसके बाद
स्टोर्स राइट ऑफ की वजह से 22,000, उसके बाद प्रायर पीरियड आइटम लिखने की वजह से 18,500, पीपीआई लिख देता हूं इसको। इन सबका आपके पास टोटल आता है। ये तो एज इट इज क्वेश्चन में स्पेसिफाइड दे रखा था कि ये एबनॉर्मल हैं। ये आ जाएगा आपके पास 1,28,500। ठीक है जी, ये तो है ही एबनॉर्मल। उसके अलावा टोटल एबनॉर्मल थे आपके पास 3,62,500। ये समझाने के लिए बता रहा हूं, प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है। टोटल अंडर एब्जॉर्ब 3,62,500 थे, जिसमें से 1,28,500 तो स्पेसिफाइड है कि ये तो है ही एबनॉर्मल की वजह से जो हमने यहां पे निकाले। बाकी कितने बच गए सर? बाकी बच गया 2,34,000। इस रिमेनिंग 2,34,000 में से क्वेश्चन ने कहा कि 1/3 और है जो कि डिफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग की वजह से है। मतलब रिमेनिंग अंडर एब्जॉर्ब्ड का 1/3 और है जो कि एबनॉर्मल रीजन की वजह से है। उसके बाद जो बचेगा वो सारा इंक्रीज इन कॉस्ट मतलब इन्फ्लेशन मतलब नॉर्मल रीजन की वजह से है। समझ आया आपको ये? चलिए तो इस चीज को यहां पे प्रेजेंट कर देते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं डिफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है जी, 3,62,500 टोटल था, माइनस 1,28,500 तो ये सही लिखा है ना? हाँ, 1,28,500 तो आपका था ही एबनॉर्मल। रिमेनिंग का 1/3 और एबनॉर्मल है। 1/3 ही दिया हुआ था क्वेश्चन में। हाँ जी, ये आ जाएगा 78,000। तो ये टोटल बना 78,000 प्लस 128,500, 2,06,500। ये आपका टोटल बना एबनॉर्मल रीजन की वजह से। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? डायरेक्टली चार्ज्ड टू कॉस्टिंग P&L। ये तो सर इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब नॉर्मल रीजन की वजह से पहली बात, टोटल अंडर एब्जॉर्ब था 3,62,500 माइनस एबनॉर्मल की वजह से टोटल आया 2,06,500। बाकी जो रिमेनिंग बचा वो नॉर्मल रीजन की वजह से है। 3,62,500 माइनस 2,06,500, 1,56,000। ये आपका नॉर्मल रीजन की वजह से आ गया। अच्छा, अब नॉर्मल रीजन की वजह से जो आता है उसके लिए हम क्या निकालते हैं सर? सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट निकालते हैं। उस सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट के बेसिस पर खर्चे को अपोर्शन करवाते हैं रिमेनिंग यूनिट्स में। तो सबसे पहले अब इसके लिए क्या निकाल लेंगे? सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट। सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है? अंडर एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू नॉर्मल रीजन। जितना भी अंडर एब्जॉर्ब्ड आपका नॉर्मल रीजन की वजह से आया है वो डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। इन टोटल यूनिट्स में कौन कौन सी यूनिट्स आ जाती हैं? सोल्ड यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की इक्विवेलेंट यूनिट्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अंडर एब्जॉर्ब ड्यू टू ड्यू टू नॉर्मल रीजन तो आपने अभी निकाला 1,56,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स के नाम पर आपके पास सोल्ड यूनिट्स है 27,000 और रिमेनिंग बचा था क्लोजिंग स्टॉक मतलब टोटल यूनिट्स थी आपके पास 30,000। तो सीधा सीधा मैं यहां पे 30,000 से डिवाइड करके सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट निकाल लेता हूं, डिवाइडेड बाय
30,000, ये आ गया आपके पास 5.2। तो ये 5.2 बन गया आपका सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट। इसके बेसिस पर अब खर्चा एलोकेट करवा देंगे। अपोर्शनमेंट टू, किस किस में अपोर्शन होगा? अब ये इस क्वेश्चन में सर दो ही तरीके की यूनिट्स हैं, या तो सोल्ड यूनिट्स इनमें अपोर्शन हो जाएगा, या फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इनमें अपोर्शन हो जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होता तो उसकी भी इक्विवेलेंट यूनिट्स में अपोर्शन हो जाता, जो कि क्वेश्चन में है नहीं। सोल्ड यूनिट्स आपको दे रखी हैं 27,000 यूनिट्स इनटू पर यूनिट का सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट आया है 5.2। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 3,000 यूनिट्स इनटू 5.2, ये आ जाएगा 15,600 और ये आ जाएगा 1,40,400। अपनी वेरिफिकेशन के लिए इन दोनों को ऐड करके जरूर देख लीजिएगा। 140,400 प्लस 15,600, ये टोटल बनना चाहिए आपके इस पूरे के पूरे नॉर्मल रीजन की वजह से जो अंडर एब्जॉर्ब्ड आया है उसके, जो कि बन रहा है। बस खत्म, ये था आपका ये क्वेश्चन। अब इसमें अगर पार्ट स्पेसिफाई करें हम, जो जो क्वेश्चन में मांगे थे, पहला पार्ट था आपके पास टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है। और आपने जो ये नॉर्मल रीजन की वजह से, ये कौन से पार्ट में मांगा था? अच्छा, ये जो आपने नॉर्मल रीजन की वजह से अंडर एब्जॉर्ब निकाला, या जो आपने एबनॉर्मल रीजन की वजह से अंडर एब्जॉर्ब में निकाला, ये सब मिलाकर आपके फर्स्ट पार्ट के आंसर हैं। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बोला था अंडर एब्जॉर्ब बताओ, टोटल आपने निकाल दिया, नॉर्मल रीजन की वजह से एबनॉर्मल रीजन की वजह से भी आपने निकाल दिया। अच्छा, सेकेंड पार्ट में आपसे मांगा है टू गिव द वे ऑफ ट्रीटिंग इट इन द कॉस्ट अकाउंट्स। जो आपने यहां पर ये लाइन लिखी, डायरेक्टली चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल एबनॉर्मल के केस में, सेकेंड पार्ट जो आपने, थर्ड पार्ट में क्या मांगा था? जो आपने ये सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट निकाल के दिखाया, ये भी आपके सेकंड पार्ट का आंसर। आप एक तरह से ट्रीटमेंट बता रहे हो कि भैया नॉर्मल रीजन की वजह से जो आएगा उसके लिए सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट निकलेगा और वो अपोर्शन होगा, और एबनॉर्मल रीजन की वजह से जो आया वो डायरेक्टली चार्ज हो जाएगा पी एंड एल में। अच्छा, लास्ट पार्ट है टू अपोर्शन द अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ओवर द आइटम्स। यहां पे अब बोल रहा है ये जो आपने अपोर्शनमेंट का काम किया है, ये सर आपके थर्ड पार्ट का आंसर है। समझ आया आपको प्रॉपर्ली पूरा क्वेश्चन, कहां पे कौन से पार्ट का किस तरीके से आंसर है? तो आप पहले कंबाइंड पूरा क्वेश्चन करिए, फिर आप पार्ट्स मेंशन करिए कि आपने कौन कौन से पार्ट का आंसर कहां पर शो किया है, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन की अगर मार्किंग को डिस्कस करें, इस क्वेश्चन में जो आपका फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट में आपको अंडर एब्जॉर्ब्ड का अमाउंट निकाल के बताना था। सबसे ज्यादा कैलकुलेशन के स्टेप्स इसी पार्ट में है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, पूरा क्वेश्चन आपका जैसे 10 नंबर का है, तो आप ये मान के चलो जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो 5 से 6 नंबर का होगा। सो बेसिकली इसमें आपके मार्क्स की अलॉटमेंट कैसे होगी? जैसे ब्लैंकेट रेट निकाला, आप इसका 1 नंबर मान लो। उसके बाद आपने एब्जॉर्ब्ड खर्चा निकाल के दिखाया, इसका 1 नंबर मान लो। फिर आपने अंडर एब्जॉर्ब्ड का यहां पे अमाउंट निकाला, और उसके बाद आपने यहां पर अमाउंट निकाला। पहले तो अंडर एब्जॉर्ब्ड की वजह से अमाउंट निकाला, इसका 1 नंबर मान लो। नॉर्मल रीजन की वजह से अमाउंट निकाला, इसका 1 नंबर मान लो। यहां पे आपने एबनॉर्मल रीजन की वजह से अमाउंट निकाला, इसका 1 नंबर मान लो। आपने ये वाला पॉइंट सही अप्लाई किया, इसका 1 नंबर मान लो। तो ये आपका पूरा फुल फ्लेजेड फर्स्ट पार्ट बन गया 6 नंबर का, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट था, वो आपका 2 नंबर का बनेगा। सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट निकाला, 1 नंबर। डायरेक्टली चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल एबनॉर्मल रीजन की वजह से, इसका 1 नंबर। तो सेकंड पार्ट हो गया 2 नंबर का। आखिरी में आपने अपोर्शनमेंट करके दिखाया, ये पूरा पार्ट आपका 2 नंबर का। अकॉर्डिंगली आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से किया है इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग था अब क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। स्टार लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स chemical solutions for the food processing industry.
The manufacturing takes place in a number of processes and the company uses FIFO method to value work in progress and finished goods. So basically FIFO method लगता है पहली बात. At the end of the last month, a fire occurred in the factory and destroyed some of the papers containing records of the process operations for the month. Star Limited needs your help to prepare process accounts for the month during which the fire occurred. You have been able to gather some information about the month's operating activities, but some of the information could not be retrieved due to the damage. The following information was salvaged. तो पहली बात ये जो आपको पहले दो पैराग्राफ्स दे रखे हैं, बेकार की बातें कर रखी हैं. इस पैराग्राफ में जो हमारे काम की बात है वो बस ये है कि इस सवाल में हमारा फीफो लगेगा. बाकी तो बातें ये सब कर रखी हैं. भैया हमारी कंपनी प्रोसेस इंडस्ट्री है, आग लग गई, डॉक्यूमेंट्स खराब हो गए, अब क्या करें. उसके लिए आपको कुछ डेटा दे रखा है और कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेगा कि ये कंप्यूट करके दिखा दो. आइए, डेटा आपको दे रखा है, ओपनिंग प्रोग्रेस आपको दे रखी है, इसकी यूनिट्स हैं 1600 यूनिट्स, जिन पे 70% काम हो चुका है लेबर के रिस्पेक्ट में, 60% काम हो चुका है ओवरहेड्स के रिस्पेक्ट में. सर मटेरियल के रिस्पेक्ट में तो कुछ कहा ही नहीं कितना काम हो चुका है. सर मटेरियल के रिस्पेक्ट में अगर कुछ नहीं कहा है तो हम कितना मान लेंगे? 100%. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस was valued at 1,06,560. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की आपको टोटल कॉस्ट बता दी है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग नहीं बताई है. अब आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे जो मटेरियल के रिस्पेक्ट में 100% काम हो चुका है, लेबर के रिस्पेक्ट में जो 70%, ओवरहेड के रिस्पेक्ट में जो 60% काम हो चुका है, वो सारा खर्चा कंबाइंड करके आपको 1,06,560 बता रखा है. इसी तरीके से आपको क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स भी दे रखी हैं, 320 लीटर्स, जिस पे लेबर के रिस्पेक्ट में 30% काम हुआ है, ओवरहेड के रिस्पेक्ट में 20%, अगेन मटेरियल के रिस्पेक्ट में नहीं कह रखा, हम 100% मान लेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे भी. नॉर्मल लॉस हुआ है सर 10% ऑफ इनपुट. अच्छा, इनपुट लिखा है क्वेश्चन ने, टोटल इनपुट नहीं लिखा है, तो हम इस इनपुट को करंट इनपुट मानकर करेंगे. मतलब सिर्फ जो करंट पीरियड में इनपुट डाला होगा उस पर नॉर्मल लॉस की परसेंटेज निकाल के नॉर्मल लॉस कंप्यूट करेंगे. क्योंकि नॉर्मली हमारी बुक में ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करंट यूनिट्स हम करते थे, उस पे नॉर्मल लॉस की परसेंटेज लगाते थे. लेकिन उन क्वेश्चंस में आपको स्पेसिफाई कर रखा होता था नॉर्मल लॉसेस इतना % ऑफ टोटल इनपुट, यहां पे सिर्फ इनपुट लिखा है. अच्छा, एंड टोटल लॉसेस ड्यूरिंग द मंथ वर 1200 लीटर्स पार्टली ड्यू टू फायर डैमेज. फायर डैमेज का मतलब ये हो गया एबनॉर्मल रीजन की वजह से. तो क्वेश्चन कह रहा है भैया टोटल लॉस था 1200 लीटर का, इसमें से कुछ नॉर्मल है कुछ एबनॉर्मल है. हमको नहीं पता कितना नॉर्मल है, हमको नहीं पता कितना एबनॉर्मल है, नॉर्मल की बस परसेंटेज बता रखी है. ठीक है जी. आउटपुट सेंट टू द फिनिश्ड गुड्स वेयरहाउस वाज 8400 लीटर्स. ये एक तरह से इस प्रोसेस की फिनिश्ड यूनिट्स हो गई, जिसको आप ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस बोला करते थे. लॉसेस हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 15 पर लीटर. ठीक है जी. ऑल रॉ मटेरियल आर एडेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस. ये बात एक तरह से हिंट भी हो गई कि सारा मटेरियल प्रोसेसिंग के स्टार्टिंग में ही डाल दिया जाता है. तो अगर किसी मटेरियल की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दे रखी, आप 100% मान लेना. द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट. कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मतलब जो आप सेकंड स्टेटमेंट बनाते थे, पहली स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, उसके बेसिस पर आप जो सेकंड स्टेटमेंट बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, वो आपको उसका आंसर आपको ऑलरेडी निकाल कर दे रखा है. अच्छा एक बात बताओ, ये वाली जो स्टेटमेंट बनी होगी ये वेटेड एवरेज लगा के बनी होगी या फीफो से बनी होगी? सर क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ है फीफो यूज हो रहा है, तो ये फीफो से जितना भी काम हुआ होगा इस क्वेश्चन में, जो थोड़ा बहुत डेटा दे रखा है वो सब फीफो के अकॉर्डिंग दे रखा है फिर, और इन्हीं तीनों का टोटल 78 बनता है. ठीक है जी. अच्छा उसके बाद बस ये डेटा है आपके पास. पहला पार्ट एक एक करके. पहले पार्ट में आपसे मांगा है कैलकुलेट द क्वांटिटी इन लीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट ड्यूरिंग द मंथ. करंट मंथ में कितना इनपुट मशीन में डाला गया, जिसको आप फ्रेश यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड बोलते हो. तो पहले पार्ट में एक तरह से आपसे फ्रेश इंट्रोड्यूस्ड मांगा है. एक बात सुनिए,
यूनिट्स में बात कर रहा हूं, अमाउंट की कोई बात नहीं कर रहा हूं, जो आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स होंगी प्लस जो आपने फ्रेश यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड करी होंगी, वो आपके पास टोटल अवेलेबिलिटी आई होगी कि भैया ये टोटल यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हैं, इसमें से कुछ यूनिट्स कंप्लीट हो गई, कुछ यूनिट्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में बच गई, कुछ यूनिट्स का नुकसान हो गया और उस नुकसान में भी कुछ एबनॉर्मल है, कुछ नॉर्मल है। यही हुआ होगा। मतलब सर इसके बेसिस पर अब मैं एक लाइन लिखता हूं, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये जो मैंने बताया ऊपर ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, अब प्रेजेंटेशन, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करंट इनपुट, ये आपके पास टोटल अवेलेबिलिटी आई है। इसका हुआ क्या होगा, या तो सर कंप्लीट हुई होंगी ये, प्लस या फिर सर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में होंगी ये, प्लस या फिर सर लॉस हुआ होगा, टोटल लॉस नॉर्मल एबनॉर्मल मिलाकर, यही हुआ होगा इन यूनिट्स का। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट सर आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1600 लीटर्स, प्लस करंट इनपुट तो निकालना है, इक्वल्स टू कंप्लीशन वाली यूनिट्स भी आपको दे रखी हैं 8400 लीटर्स, प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी आपको दे रखा है 320 लीटर, प्लस टोटल लॉस भी आपको दे रखा था 1200 लीटर। बैलेंसिंग फिगर आपके पास करंट इनपुट आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ये आएगा आपके पास 8400 प्लस 320 प्लस 1200 माइनस 1600, ये आ गया 8320 यूनिट्स। समझ आया आपको ये? तो ये हो गया आपका मेन आंसर और ये हो गई आपकी मेन कॉन्सेप्ट लाइन। इसके बेसिस पर आपने ये कंपटीशन करी है। आई होप आपको समझ आया। सो बेसिकली ये आपका, इसके साथ साथ मैं बोल सकता हूं ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर भी है। ठीक है जी। आइए सेकेंड पार्ट में उसके बाद आपसे मांगा है कैलकुलेट द क्वांटिटी इन लीटर्स ऑफ नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोसेस एंड द क्वांटिटी इन लीटर्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस और गेन एक्सपीरियंस इन द मंथ। वो कह रहा है अब बताओ नॉर्मल लॉस कितना है, एबनॉर्मल लॉस कितना है। टोटल लॉस तो हमको मालूम था, बड़ा सिंपल है ये भी। सो बेसिकली नॉर्मल लॉस, ये मैं सेकेंड पार्ट का आंसर कर रहा हूं। नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में बोला था 10% ऑफ इनपुट इज इक्वल टू 10% ऑफ इनपुट। सो बेसिकली ये आ जाएगा 8320 इनपुट है आपका, अभी फर्स्ट पार्ट में निकाला, उसका 10%, ये आ जाएगा 832 यूनिट्स। ये आपका नॉर्मल लॉस है, तो सर इस क्वेश्चन में फिर एबनॉर्मल लॉस आएगा, एबनॉर्मल गेन नहीं आएगा, क्योंकि टोटल लॉस था 1200 जिसमें से नॉर्मल हो गया 832, बाकी जो बचा वो आपका एबनॉर्मल है। 1200 माइनस 832, ये आ गया 368 यूनिट्स। आसान है एकदम। ये हो गए सर इस क्वेश्चन के आपके पहले दो पार्ट्स। चलिए अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपसे मांगा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स एडेड टू द प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स और उसकी कॉस्ट दे रखी थी, आपसे पूछा है करंट मंथ में कितना खर्चा हुआ मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स का। अच्छा ठीक है, एक बात सुनिए, आप जब एक बारी ना मेरे साथ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट का फॉर्मेट बनाते हैं। क्यों सर, अभी देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट और प्रोडक्शन।
अब फीफो लग रहा है तो मैं यहां पे स्पेसिफाई भी कर देता हूं एज पर फीफो। तो सर जब वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट बनता है तो ओपनिंग कॉस्ट भी आती है, करंट कॉस्ट भी आती है। फीफो के अकॉर्डिंग जब बनता है तो सिर्फ करंट कॉस्ट आती है, ओपनिंग कॉस्ट को तो नहीं लिखते। तो सर एक कॉलम तो हम यहां पे बनाते थे कंपोनेंट्स का, जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह ये सब दिखाते थे। फिर एक कॉलम बनाते थे करंट कॉस्ट, क्योंकि सिर्फ करंट कॉस्ट लिखनी होती है। एक कॉलम बनाते थे फिर इक्विवेलेंट यूनिट, और फिर हमारे पास आखिरी कॉलम में कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ जाती है। ऐसी बनाते हैं? हां सर। अच्छा, सबसे पहले यहां पे एक है मटेरियल का एलिमेंट। मटेरियल की कितनी करंट कॉस्ट है मेरे को नहीं मालूम, माइनस करते हैं इसमें से स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास। कौन सी स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं सर यहां से? नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस की यूनिट्स आप निकाल चुके हो अपने सेकंड पार्ट में, 832 यूनिट्स इनटू स्क्रैप वैल्यू आपको दे रखी है पर यूनिट की 15 रुपए। ठीक है जी। तो स्क्रैप वैल्यू तो सर हमारे पास यहां से ये आ जाएगी। अभी आपके मन में आ रहा होगा सर ये सब क्यों कर रहे हो, देखते हैं अभी। 12,480, ये स्क्रैप वैल्यू यहां से माइनस होती है, आपके पास मटेरियल की नेट मटेरियल कॉस्ट आ जाती है, जो हमें मालूम नहीं। अच्छा, यहां पर लिखते हैं यूनिट्स, उसके बाद यहां पर आ जाता है आपके पास कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल के रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 46। ठीक है जी। इसी तरीके से फिर हम यहां पे लिखते हैं लेबर की कॉस्ट। अब लेबर की भी ना तो मेरे पास करंट कॉस्ट है, ना मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, लेकिन आंसर है कितना? 14। इसी तरीके से ओवरहेड्स, ओवरहेड्स की भी करंट कॉस्ट और यूनिट्स नहीं है, लेकिन आंसर है कितना? 18। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर मेरे पास यहां पे ये यूनिट्स आ गई, कॉस्ट पर यूनिट है आपके पास, नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई, मल्टीप्लाई करके ये वाली कॉस्ट आ जाएंगी, और सर यही तो निकालना था बस। तो अब हम इसके लिए एक बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हमें यूनिट्स निकालनी है, यूनिट्स निकलेंगी तो करंट कॉस्ट आ जाएगी। कौन सी यूनिट्स निकालनी है सर? इक्विवेलेंट यूनिट्स। मतलब जो आपकी पहली स्टेटमेंट बनती थी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वो आपकी अब एज अ वर्किंग नोट बनेगी यहां पर। आइए, वर्किंग नोट 1, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और यूनिट्स। आइए, यहां पे आ जाएंगे हमारे पर्टिकुलर्स, यहां पे यूनिट्स, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, परसेंटेज, मटेरियल के लिए कॉलम, परसेंटेज, लेबर के लिए कॉलम, परसेंटेज, ओवरहेड्स के लिए कॉलम। यही बनता है इसका फॉर्मेट पूरा। चलिए, सबसे पहले लिखते हैं यहां पे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और ध्यान रखिएगा ये भी फीफो के अकॉर्डिंग बन रही है। क्वेश्चन में ही बोल रखा था ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की सर यूनिट्स थी आपके पास 1600। फिर यहां पे लिखते हैं फ्रेश यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, या अपना करंट यूनिट्स। फ्रेश यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड आपने अपने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी 8320। मैं यहां पे रेफरेंस दे रहा हूं फर्स्ट पार्ट का, उसमें निकाली थी। इनका क्या हुआ? फीफो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं सर, कंप्लीट हुई कुछ यूनिट्स, कंप्लीटेड यूनिट्स कितनी कंप्लीट हुई थी? यह क्वेश्चन में आपको दे रखा था 8400। फीफो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसकी बाइफर्केशन करनी पड़ेगी।
पहले ओपनिंग में से कंप्लीट करी होंगी, फिर करंट यूनिट्स में से कंप्लीट करी होंगी। तो ओपनिंग वाली पहले पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई 1600, बाकी बच गई 6800, ये करंट में से कंप्लीट हुई होंगी। फिर उसके बाद एक तो सर नॉर्मल लॉस हुआ। नॉर्मल लॉस कितना हुआ था? 832 यूनिट्स। एक सर इन यूनिट्स में से एबनॉर्मल लॉस भी हो गया। एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ था? वो हुआ था 368 यूनिट्स। आपने बाइफर्केशन करी थी अपने सेकंड पार्ट में। और बाकी जो बच गई ये सर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स हैं। ये क्वेश्चन में दे रखी थी हमको, कहां गया, 320 लीटर्स। बस ये यूनिट्स तो यहां पे टोटल टैली हो जाएगा। कितना आएगा ये? 8320 प्लस 1600, 9920, यहां पे भी 9920। अब इनकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बात कर लेते हैं। पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इसकी मटेरियल की परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी, हम कितनी मान लेंगे? 100%। सर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे मटेरियल के रिस्पेक्ट में 100% काम हो चुका है, तो अब कुछ नहीं हुआ होगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे लेबर के रिस्पेक्ट में 70% काम हो चुका है, तो अब 30% काम हुआ होगा। ओवरहेड्स के रिस्पेक्ट में 60% काम हो चुका है, तो अब 40% काम हुआ होगा। तो ये यूनिट्स आ जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में आपके पास 480 लेबर के केस में और 640 ओवरहेड्स के केस में। अच्छा, करंट वाली 6800 यूनिट्स, सर ये वो यूनिट्स हैं जो कि करंट पीरियड में ही मशीन में डाली गई, करंट पीरियड में ही कंप्लीट होके मशीन से बाहर आ गई, तो हर रिस्पेक्ट में 100% काम हुआ होगा इन पे। कंप्लीटेड यूनिट्स का दोबारा मत करने बैठ जाना। अच्छा सर, कॉन्सेप्ट हमने सीखा था नॉर्मल लॉस के रिस्पेक्ट में सारी यूनिट्स ब्लैंक आती हैं। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के केस में या तो क्वेश्चन में दे रखा हो कितनी परसेंटेज है कंप्लीशन, नहीं दे रखा तो कितनी मान लेंगे? 100% मान लेंगे सर हर रिस्पेक्ट में, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है एबनॉर्मल लॉस की डिग्री कंप्लीशन। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दे रखी थी, मटेरियल की नहीं दे रखी थी, पहली बात वो तो 100% मान लेंगे। फिर 320 लेबर की दे रखी थी कितनी? 30% और ओवरहेड्स की 20%। तो लेबर की 30%, ओवरहेड्स की 20%। 96, 64। बस आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगी। ये आएंगी मटेरियल के रिस्पेक्ट में 6800 प्लस 368 प्लस 320, ये आ गई 7488। लेबर के रिस्पेक्ट में 6800 प्लस 480 प्लस 368 प्लस 96, 7744। ओवरहेड्स के रिस्पेक्ट में आ जाएंगे 640 प्लस 6800 प्लस 368 प्लस 64, ये आ गई 7872। एक बारी लेबर की चेक कर लेते हैं, मैंने कैलकुलेशन सही करी है। 6800 प्लस 480 प्लस 368 प्लस 96, हाँ जी, ये आपके पास यूनिट्स आ गई। इनको अब मैं यहां पर लिख भी देता हूं, वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस डाल दिया और यहां पे अब ये यूनिट्स मेंशन कर देते हैं। मटेरियल के रिस्पेक्ट में 7488 आई, यहां पे लिख दी 7488। लेबर के रिस्पेक्ट में 7744 आई और ओवरहेड्स के केस में 7872 आई। यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हां सर बिल्कुल आ जाएगी। तो 7488 मल्टीप्लाई बाय 46, ये आई 3,444,8।
इसी तरीके से लेबर के रिस्पेक्ट में 7744 मल्टीप्लाई बाय 14 108 416। इसी तरीके से ओवरहेड्स के केस में 7872 मल्टीप्लाई बाय 18 141696। अच्छा, आपके पास ये नेट मटेरियल कॉस्ट आ गई, स्क्रैप वैल्यू थी, ऐड करके आपके पास ग्रॉस मटेरियल कॉस्ट भी आ जाएगी, दैट इज विदाउट नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू। तो 34448 प्लस 12480 ये आ जाएगी 356928। सो दिस इज इट। हमें यहां पर यही कॉस्ट निकालनी थी, करंट कॉस्ट। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए सॉरी थर्ड पार्ट था ना ये, हाँ। बस इसके बाद लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट में आपसे कहा है अब प्रोसेस अकाउंट बना दो जब सारा डेटा निकाल ही लिया है। तो आइए फिर, ये तो बिल्कुल ही आसान है। प्रोसेस अकाउंट आसान था क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं लगा होगा। आई होप आपको जैसे जैसे टेस्ट होते जा रहे हैं कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको, क्योंकि देखो जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं तो हम चीजें सीख रहे होते हैं। एग्जाम जब क्लासेस होती हैं तो टीचर का दिमाग चल रहा है, आप तो बस उसको फॉलो कर रहे हो। जब आप टेस्ट देते हो तो आप खुद अपना दिमाग चलाते हो, जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हो तो आप अपना दिमाग चलाते हो। सबसे जरूरी वही है, क्योंकि पेपर में तो आप खुद ही होंगे ना। इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा, आपका सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, ढंग से अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिएगा। एनीवे, प्रोसेस अकाउंट सबसे पहले यहां पे 2 ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखी थी 1600। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट आपको दे रखी थी 106560। एज इट इज क्वेश्चन से पिक किया। उसके बाद करंट कॉस्ट जो भी होती है मटेरियल लेबर ओवरहेड की, वो डेबिट करते हैं, और वो अब हमने थर्ड पार्ट में निकाल भी ली है। 2 मटेरियल, 2 लेबर, 2 ओवरहेड्स। और अब मैं आपको बताता हूं एक सिली मिस्टेक। मेरे को बताओ, यहां पे ये सब करोगे, क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस भी लिखोगे बाय नॉर्मल लॉस। यहां पे नॉर्मल लॉस की यूनिट्स और अमाउंट में नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू लिखोगे। अब ज्यादातर बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं, यहां पे मटेरियल की जब कॉस्ट लिखनी होती है तो वो ये नेट कॉस्ट उठाकर लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, नेट कॉस्ट उठा के मत लिख देना। अगर आपने यहां पर डेबिट साइड पे नेट उठाकर लिख दी, इसमें ऑलरेडी नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस है, फिर आप उसको क्रेडिट भी कर रहे हो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू को, तो आपने एक तरह से प्रोसेस अकाउंट में पहले तो मटेरियल में से पहले ही माइनस कर रखी थी नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, फिर आपने उसको क्रेडिट भी कर दिया, एक तरह से 2 बारी माइनस कर दिया आपने। डुअल रिकॉर्डिंग हो गई, गलत हो जाएगा। तो डेबिट साइड पर जो मटेरियल की कॉस्ट आएगी करंट कॉस्ट वाले पार्ट की, वो सर ग्रॉस मटेरियल की कॉस्ट आएगी, दैट इज विदाउट द इंपैक्ट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, दैट इज 356928। लॉजिक समझ आ गया? $356,928 इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये एक गलती का पॉइंट है। अगर आपके यहां पे गलती नहीं हो बहुत अच्छी बात है, हुई है तो प्लीज ध्यान रखिएगा और इसको फिर मार्क करके रखिएगा, ठीक है, कि ये गलती आपकी होती है। यहां पे मटेरियल में करंट वाली यूनिट्स कितनी आई थी हमारे पास 8320, ये लिख देते हैं। लेबर की करंट कॉस्ट आपने निकाली थी 10816। ओवरहेड्स की करंट कॉस्ट आपने निकाली थी 141696। ओहो, ठीक है जी। अच्छा, नॉर्मल लॉस की यूनिट्स आई थी आपके पास 832, स्क्रैप वैल्यू थी 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, ये भी आप ऑलरेडी निकाल चुके थे अपनी थर्ड स्टेटमेंट में।
12,480। उसके बाद बाय एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स आपके पास कितनी थी? 368। उसके बाद कुछ कंप्लीटेड यूनिट्स थी आपकी, वो कितनी थी? 8400। उसके बाद बाकी यूनिट्स बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये 320। सर आपने तो यूनिट्स लिख दी, अमाउंट तो लिखा नहीं। हां मेरे को मालूम है, क्योंकि उसके लिए मेरे को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपोर्शनमेंट बनानी पड़ेगी। तो आइए वर्किंग नोट नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपोर्शनमेंट। आइए फटाफट से कर लेते हैं इसको, स्टेटमेंट फॉर्म में ही बना देता हूं मैं। एक तो आपको किसकी कॉस्ट चाहिए? कंप्लीटेड यूनिट्स की। आप वो लेजर वाले फॉर्म में भी बना सकते हो, क्योंकि वो भी मेमोरेंडम अकाउंट ही बनता है एक तरह से। कंप्लीटेड यूनिट्स कितनी थी? सर 8400 यूनिट्स थी। मटेरियल के रिस्पेक्ट में, एक सेकेंड, फीफो के अकॉर्डिंग कर रहे थे हम, तो पहले तो इनकंप्लीटेड यूनिट्स में से ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाली यूनिट्स कंप्लीट होके निकली थी। तो इसमें से कंप्लीटेड यूनिट्स में से ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाली यूनिट्स कितनी थी? वो आपने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो आपने वर्किंग नोट नंबर 1 में बनाई थी, वहां पे लिखा था 1600। तो पहले हम 1600 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल लेते हैं। अच्छा, 1600 यूनिट्स पे अभी तक टोटल खर्चा लग चुका था 1,06,560। मैं उसी फॉर्मेट में बना रहा हूं, मतलब मैंने स्टेटमेंट में बना दिया, आप लेजर फॉर्म में बनाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, कंफ्यूज मत हो जाना। अब इसमें मटेरियल के रिस्पेक्ट में कुछ काम हुआ, लेबर के रिस्पेक्ट में कुछ काम हुआ होगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाली यूनिट्स पे, और ओवरहेड। अच्छा, जो आपने वर्किंग नोट नंबर 1 में स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाई है, उसको बेस बनाइए। उस स्टेटमेंट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के सामने मटेरियल में सर आपने 0 यूनिट्स लिखी हैं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अब कुछ काम हुआ नहीं। 100% काम पहले ही हो चुका था, वो 1,06,560 में इंक्लूडेड होगा। लेबर के रिस्पेक्ट में इस स्टेटमेंट में यूनिट्स आई 480। तो लेबर के रिस्पेक्ट में 480 यूनिट्स पे काम हुआ, और ओवरहेड के रिस्पेक्ट में यूनिट्स आई थी 640। लेबर की कॉस्ट पर यूनिट, अब ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, लेबर पर यूनिट 14, ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट 18। ये इंडिविजुअली आपके पास आ जाएंगे, 480 इंटू 14 6720, और ये आ जाएगा 640 इंटू 18 11,520। ये अभी तक जितना हमने किया है, ये तो सर आपके पास टोटल जो इनका आएगा, वो आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की टोटल कॉस्ट आ गई। अब हमें जो करंट प्रोडक्शन में से बनी, अब उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो सर 8400 में से 1600 तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाली थी, बाकी बची 6800 यूनिट्स, ये हमारी करंट प्रोडक्शन में से है। अच्छा सर, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन देखिए, उसमें करंट प्रोडक्शन की 6800 यूनिट्स के सामने आपने हर रिस्पेक्ट में 100% लिखा है। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सबके रिस्पेक्ट में यूनिट्स कॉमन निकाल लूं। कॉमन निकाल के कॉस्ट को ऐड कर दिया, 46 प्लस 14 प्लस 18, ये बन जाएगा आपका 78, जो क्वेश्चन में भी आपको टोटल करके दे रखा था। ये आ जाएगा 5,30,400। जो आपके पास इन सबका टोटल आएगा, वो अब आपकी कंप्लीटेड यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है जी, आइए निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 6,55,200। ठीक है जी,
ये आपके पास अपनी कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट आ गई। अच्छा, इस स्टेटमेंट में और किसकी कॉस्ट निकालनी थी सर? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की भी निकालनी थी। आइए, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कितनी यूनिट्स थी सर? 320 यूनिट्स। मटेरियल के रिस्पेक्ट में कुछ काम हुआ होगा, लेबर के रिस्पेक्ट में कुछ काम हुआ होगा, ओवरहेड के रिस्पेक्ट में। मटेरियल के रिस्पेक्ट में तो 100% था स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के सामने 320। सर लेबर के रिस्पेक्ट में इस पे 30% काम हुआ था, 96 यूनिट्स आई थी। ओवरहेड के रिस्पेक्ट में इस पे 20% काम हुआ था, 64 यूनिट्स आई थी। 46, 14, 18 समझ आया? ये आ जाएगा 320 इंटू 46, 14,720, 96 इंटू 14, 1344, 64 इंटू 18, 1152। इन तीनों का टोटल 17,216। ये आपके पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का भी टोटल आ गया। सर एक आखिरी चीज और है, एबनॉर्मल लॉस। ऑल्दो इसकी कंपटीशन आप बाद में भी कर सकते थे, मतलब अपने मेन प्रोसेस अकाउंट में भी दिखा सकते थे, क्योंकि एक लाइन की कंपटीशन बनेगी। एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स थी कितनी आपकी? सर एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स थी 368। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस के रिस्पेक्ट में वर्किंग नोट नंबर 1 में जो आपने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाई, हर रिस्पेक्ट में 100% काम, तो इसकी भी यूनिट्स कॉमन आ जाएंगी 368, और कॉस्ट का टोटल लगा देंगे 46 प्लस 14 प्लस 18, इकट्ठे आ जाएगी ये तो 368 इंटू 78, ये आ जाएगा 28,704। ठीक है जी, बस अब आपका ये प्रोसेस अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट आ गई 655,200, यहां पे लिख देंगे। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट निकाली 17,216। ये सब आपने जो वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाला है उसको रेफरेंस ले रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 2 में, सॉरी। और लास्ट आपने एबनॉर्मल लॉस की टोटल कॉस्ट निकाली 28,704। अब आप इसका टोटल निकालेंगे, ये आपका मैच करेगा, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें अगर मार्किंग की बात करें, जो आपका ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपने यूनिट्स निकाली हैं, ये आप मान के चलिए आपका 2 नंबर का पार्ट। जो आपने सेकंड पार्ट जिसमें नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस निकाला, ये आपका 2 नंबर का पार्ट। थर्ड स्टेटमेंट के लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ा, ये आपका 3 नंबर का पार्ट। फोर्थ में प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए भी थोड़ा सा लेंदी पार्ट था, आपको वर्किंग नोट वगैरह बनाना पड़ा, ये भी आपका 3 नंबर का पार्ट। अकॉर्डिंगली आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा यहां पे प्रोसेस अकाउंट में मैंने कुछ गलती कर दी, लेकिन वर्किंग नोट सही बनाया है, क्या नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल, कुछ नंबर जरूर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आप ये ओवरहेड से था क्वेश्चन, अब आसान क्वेश्चन था वैसे बिल्कुल। ABC Limited has 3 production departments P1, P2, P3 and 2 service departments S1 and S2. The following data are extracted from the records of the company for the month of January 2020. तो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। डेटा के नाम पर आपको पहले तो यहां पे कुछ कॉमन खर्चे दे रखे हैं, और इन खर्चों को जिस बेसिस पर आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे बांटोगे, वो बेसिस आपको इस टेबल में दे रखे हैं अदर इंफॉर्मेशन के नाम से। Expenses of the service departments S1, S2 are reapportioned as follows. एक सर्विस डिपार्टमेंट बाकी सभी डिपार्टमेंट्स को कितने कितने परसेंटेज की सर्विस देता है? तो सर S1 प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को तो सर्विस देता ही है, खुद को सर्विस प्रोवाइड कर नहीं सकता, सर्विस डिपार्टमेंट 2 को भी सर्विस देता है।
सर्विस डिपार्टमेंट 2 तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को तो सर्विस देता ही है और सर्विस डिपार्टमेंट 1 को भी सर्विस देता है। तो सर यहां पे इस क्वेश्चन में सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 को सर्व कर रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट 1 को सर्व कर रहा है। कौन सा मेथड? इंटर ट्रांसफर मेथड लगेगा, उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, आपसे वही मांगा है ए पार्ट। कंप्यूट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्शन आर फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पहले सारे खर्चे निकालो। मतलब मेरे को ओवरऑल इस क्वेश्चन में करना क्या है, जितने कॉमन खर्चे हैं पहले उसको सभी डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में बांटना है, फिर सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को वापस से रीअपोर्शन करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में लाना है। अब आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का टोटल खर्चा बन जाएगा, उनका खुद का प्लस जो सर्विस से बट के आया होगा, उसको डिवाइड करना है प्रोडक्शन आर से, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के खर्चे को, आपके पास ओवरऑल एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यह भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वैसे देखो कितना आसान टेस्ट दिया है, यह भी मैंने आपके पास्ट ईयर से उठाया है क्वेश्चन। ठीक है, और जो पिछला सेकंड क्वेश्चन अभी करवाया वो भी आपकी आरटीपी का क्वेश्चन था, जो पिछले अटेम्प्ट की आरटीपी आई थी। तो पहले दो क्वेश्चन आरटीपी से, करंट आरटीपी से कवर्ड अप किए, ये वाला क्वेश्चन हमारा पास्ट ईयर का एग्जाम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये है फर्स्ट पार्ट। फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। यहां पे आ जाएंगे हमारे पर्टिकुलर्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, सर्विस डिपार्टमेंट 1 और यहां पे सर्विस डिपार्टमेंट 2। प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3, सर्विस 1, सर्विस 2। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे एक बेसिक सिली मिस्टेक, बच्चे ना यहां पे इस कॉमन खर्चे को तो बांट देते हैं। ये जो अदर इंफॉर्मेशन में आपको पहला खर्चा दे रखा है डायरेक्ट वेजेस, अक्सर क्वेश्चन में अदर इंफॉर्मेशन में ना किसी खर्चे का डेटा नहीं होता, बाकी डेटा होते हैं जो कि कॉमन खर्चों को बांटने के काम आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक खर्चा डायरेक्ट वेजेस भी दे रखा है इस डेटा में। सर डायरेक्ट वेजेस का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का तो नहीं आता है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट वेजेस का खर्चा है वो तो इन डिपार्टमेंट्स की रिस्पेक्टिव कॉस्ट शीट में रिप्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट खर्चा है वो मेरी प्रोडक्शन के लिए तो इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड्स का पार्ट है। तो सर सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट वेजेस लिखे जाते हैं, याद है हमने ये समझा भी था स्पेसिफिकली, बुक में भी हमारी क्वेश्चन था ऐसा एक, 187,500 और सर्विस डिपार्टमेंट 2 का 62,500। अच्छा अब इसमें बाकी खर्चों की बात कर लेते हैं। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स का आपका खर्चा है 6,25,000 और यह बट जाएगा फ्लोर स्पेस में। ठीक है, तो रेशो बनेगी 20:25। सर क्या ये रेशो बतानी होती है, लिख के रिप्रेजेंट करनी होती है? देखो रेशो प्रेजेंट नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका फायदा क्या है, गलती से आपने यहां पर प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चा बांटकर गलत लिख दिया, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, लेकिन आपने रेशो मेंशन कर रखी है, तो एटलीस्ट एग्जामिनर को यह पता चल जाएगा बच्चे ने बेस सही लिया है, कॉन्सेप्ट सही लगाया है, इससे सिली मिस्टेक हुई है, तो शायद आपको वहां पे मार्क्स ज्यादा ना कटें आपके। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट करते हैं ये सारी चीजें 30:20 रेशो 5, और यहां पे हमने मेंशन भी कर दिया ये है फ्लोर स्पेस की रेशो। ठीक है जी, अब इस रेशो में इसको बांट देते हैं, तो ये आपके पास सारे खर्चे बट के आ गए फ्लोर स्पेस की रेशो में रेंट एंड रेट्स के। फिर है आपके पास अगला खर्चा जनरल लाइटिंग का 7.5 लाख का, यह खर्चा आपका नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स की रेशो में बट जाएगा। आइए
जनरल लाइटिंग, ये हम खर्चा रेशो में बांट रहे हैं। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, रेशो बनेगी 10, 15, 20। 10, 5 और ये है लाइट पॉइंट्स की रेशो। तो इस रेशो में अब हम 7.5 लाख रुपए का जनरल लाइटिंग का खर्चा बांट देंगे। आइए बांट देते हैं फटाफट। तो ये हमारा जनरल लाइटिंग का भी खर्चा बढ़ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट खर्चा है इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस का खर्चा डायरेक्ट वेजेस की रेशो में बांट देंगे। आइए, इनडायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस की रेशो बन जाएगी 375 रेशो 250, रेशो 375। ओहो, ये रेशो बनेगी 3750 रेशो 2500, इस तरीके से। थ्री 3750 रेशो 2500 रेशो 3750 रेशो 1875 रेशो 625। इस रेशो में हम अपना इनडायरेक्ट वेजेस का खर्चा जो कि था 187,500, इसको बांट देंगे। आइए फटाफट से बांट लेते हैं। तो ये यहां पे हमारे पास जनरल लाइटिंग का भी खर्चा आ गया, बट सॉरी इनडायरेक्ट वेजेस का भी खर्चा आ गया बट के। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास खर्चा है पावर का खर्चा। पावर का खर्चा किस रेशो में बढ़ जाएगा? हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स। देखो, वैसे तो कंसेप्चुअली अगर मैं आपसे बात करूं, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स, उससे जो रिजल्टेंट आता है मल्टीप्लाई करके, उस रेशो में आपको पावर का खर्चा बांटना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्शन आवर्स वर्क दे रखे हैं, मशीन आवर्स नहीं दे रखे हैं। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा डेटा दिया नहीं हुआ मशीन आवर्स का, और बाय द वे S1 डिपार्टमेंट में हॉर्स पावर हैं लेकिन S1 डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ आवर्स भी नहीं दे रखे, तो इसलिए इस वजह से मेरे को हॉर्स पावर की रेशो में डायरेक्टली ये खर्चा बांटना पड़ेगा। तो मैं यहां पे पावर का खर्चा हॉर्स पावर की रेशो 6351 डैश, आखिरी डिपार्टमेंट में नहीं बटेगा क्योंकि उसमें तो फिर हॉर्स पावर ही नहीं है। ठीक है, इस रेशो में हम अपना पावर का खर्चा बांट देंगे जो कि था कितना? 25 लाख। तो ये पहले तो 6 + 3 + 5 + 1 15, 25 लाख का हमारा ये खर्चा है, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6 +1 राउंड ऑफ करके ये आया 10 लाख। उसके बाद 25 लाख डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3, ये आया 5 लाख। फिर 25 लाख डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5, ये आया 83333। और बाकी 25 लाख में से जो बाकी बचा 166,667, ये हमारा S1 में चला जाएगा। S2 में हॉर्स पावर ही नहीं थे तो वहां पे नहीं बटेगा। ठीक है जी, चलिए अब पावर के बाद अगले खर्चे पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंस आपको दे रखा है, ओवरहेड दे रखा है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन कॉस्ट ऑफ मशीन की रेशो में बढ़ जाएगा। आइए, कॉस्ट ऑफ मशीन की आपकी यहां पे ये रेशो बनेगी 300 रेशो 400 रेशो
500 रेशो 250 सॉरी 25, उसके बाद यहां पे भी 25। बस इस रेशो में आपका ये खर्चा भी बढ़ जाएगा। कितना खर्चा था डेप्रिसिएशन का? 5 लाख। ये आएगा 300 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 50, 1250 और खर्चा था 5 लाख का। ये आएगा 1,20,000। $1,60,000, 2 लाख, 10,000 और 10,000। ये वेरीफाई कर लेते हैं एक बार हमने सही बांटा या नहीं। ये वही बन रहा है 5 लाख, सही बांटा है। डेप्रिसिएशन के बाद आपके पास लास्ट एक्सपेंस है इंश्योरेंस ऑफ मशीन। ये भी आपका कॉस्ट ऑफ मशीन सेम रेशियो में बढ़ जाएगा। इंश्योरेंस ऑफ मशीन का खर्चा है 2 लाख का। $48,000, 64,000, 80,000, 4,000 और यहां पे भी 4,000। वेरीफाई कर लेते हैं एक बारी। 48,000 प्लस 64,000 प्लस 80,000 प्लस ये 8,000 हमने सही बांटा है। सारे खर्चे पूरे हो गए। ये जो कॉमन खर्चे दे रखे थे और यहां से डायरेक्ट वेजेस और आना था, ये भी हमने लिख दिया था जहां पे भी आना था। बस अब यहां पे इसका टोटल लगा लेंगे। आपके पास टोटल ओवरहेड्स बिफोर रीअपोर्शनमेंट आ जाएगा। ठीक है जी, आइए टोटल लगा लेते हैं। अब हमें यहां पे रीअपोर्शनमेंट शुरू करना है, तो पहले मैंने लिखा रीअपोर्शनमेंट ऑफ S1, फिर यहां पे हम कर लेंगे रीअपोर्शनमेंट ऑफ S2। जब ये दोनों रीअपोर्शनमेंट्स पूरी हो जाएंगी तो हमारे पास टोटल ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट आ जाएगा। अच्छा, ये जो टोटल ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट आएगा, जो कि नेट ओवरहेड्स होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का बटा के, इसको डिवाइड कर देंगे प्रोडक्शन आवर्स वर्कड, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, ये कर देंगे तो हमारे पास जो मेन आंसर हमको इस पार्ट के लिए निकालना था, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। तो पहले तो हमने ये फॉर्मेट अपना पूरा कर लिया। अब रीअपोर्शनमेंट देखिए, इस क्वेश्चन में अब आपका क्या लग रहा था, कौन सा मेथड? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि S1 S2 को सर्विस दे रहा है, S2 S1 को सर्विस दे रहा है। आइए, तो पहले तो यहां पे वर्किंग नोट 1 यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहले अब ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी। S1 का टोटल खर्चा बांटना कितना है, या S1 का टोटल खर्चा है कितना? जो S1 का अपना खुद का खर्चा था वो तो उसका खर्चा है ही है, 646,292। S1 का टोटल खर्चा कितना है, जितना उसका खुद का खर्चा था वो तो है ही है, प्लस जो S2 से बटके आएगा S1 में, प्लस S2 S1 को कितनी सर्विस दे रहा है, 10% की, प्लस 10% ऑफ S2। ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन। इसी तरीके से S2 का टोटल खर्चा कितना है? सर, जो S2 का अपना खुद का खर्चा था वो तो S2 का खर्चा है ही है, 179,625।
प्लस S2 का टोटल खर्चा कितना, जितना उसका खुद का खर्चा था वो तो है ही है, प्लस जितना S2 में S1 से बट के आएगा। तो सर S1 S2 को कितनी सर्विस दे रहा था, ये भी 10% की, तो प्लस 10% ऑफ S1। ये आपकी बन गई दो इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सॉल्विंग 1 एंड 2, ये आपका आंसर आता है। तो ये हमारे पास यहां पे S1 और S2 की वैल्यूज आ गई। बस अब सीधा सीधा इन वैल्यूज को वहां पे बांट देंगे, रीअपोर्शन कर देंगे सभी डिपार्टमेंट्स में। तो S1 का खर्चा किस किस डिपार्टमेंट में जाना है। S1 P1 को सर्विस दे रहा है 20% की, तो इसका खर्चा आया था 670, 964, इसका 20%, यह आ जाएगा 134192। 93 कर देते हैं राउंड ऑफ करके। तो ये हमने जो भी अपना वर्किंग नोट में एज इट इज जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके S1 S2 की वैल्यू बनाई थी, बस उसको एज इट इज हमने जो डिपार्टमेंट जिस जिस डिपार्टमेंट को जितनी सर्विस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रहा है उसमें बांट दिया। बस अब आपके पास S1 S2 का खर्चा ही अपने आप निल हो जाएगा, क्योंकि सारा खर्चा अब अपने आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बच चुका है। आइए निकाल लेते हैं। 1474250 प्लस 134193 प्लस 98688, ये आ जाएगा 1707 131। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में 1105 250 प्लस 201 289 प्लस 49344 1355 883। इसके बाद 1607 083 प्लस 268 386 प्लस 74016, ये आ जाएगा 1949485। बस अब डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन आवर्स वर्क, वो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। 6225 यहां से उठा रहा हूं, 6225 4050 और लास्ट 4100। आपके पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। यह आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 का तो आ गया 475.48, 1355883 डिवाइडेड बाय 4050, यह आ जाएगा 334.79 और 1707131 डिवाइडेड बाय 6225, यह आ जाएगा 274.24। तो ये आपके पास तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गए, जो कि मेरे इस क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट थी। आसान था एकदम, लेंदी था, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन है आसान एकदम। अब इसका बी पार्ट आइए पढ़ते हैं। डिटरमाइन टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट X विच इज प्रोसेस्ड फॉर मैन्युफैक्चर इन डिपार्टमेंट P1 P2 P3। एक प्रोडक्ट X है जिसपे P1 में 5 घंटे काम होता है, P2 में 3 घंटे काम होता है और P3 में 4 घंटे काम होता है, तब जाके यह प्रोडक्ट बनता है। गिवन दैट इट्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 6250 एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 3750। आइए, तो आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट बतानी है। बी पार्ट में सिंपल है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और रादर आई वुड से आपको एक तरह से कॉस्ट शीट बनानी है गिवन थोड़े बहुत डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सर सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह, वो आपको डायरेक्टली दे रखा है क्वेश्चन में, डायरेक्ट मटेरियल। ये काम आप प्रोडक्ट X के लिए कर रहे हो। डायरेक्ट मटेरियल लगेगा इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 6250 बोल रखा था क्वेश्चन ने। फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर लगेगी 3750।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होता है, वो आपको दे नहीं रखा है, ये ऐड करके आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 6250 प्लस 3750, ये आ जाएगा 10,000 प्लस फिर प्राइम कॉस्ट में ऐड होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में 3 ओवरहेड्स आएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P2 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P3, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तीनों डिपार्टमेंट से जाता है। P1 में काम होता है इस पे 5 घंटे, P2 में काम होता है इस पर 3 घंटे और P3 में काम होता है इस पर 4 घंटे, यही है ना? हां, P1 का 1 घंटे का रेट है जो आपने अपने पहले पार्ट में निकाला 274.24। तो सर 1 घंटे का रेट 274.24, तो 5 घंटे का कितना होगा वो आ जाएगा। इसी तरीके से P2 का 1 घंटे का रेट है 334.79, 3 घंटे का आ जाएगा। इसी तरीके से P3 का 1 घंटे का रेट है 475.48। बस आपके पास इस प्रोडक्ट पे कितनी कितनी देर काम होता है उसके अकॉर्डिंग कितना कितना खर्चा आता है वो आ जाएगा। 5 इंटू 274.24, ये आ जाएगा 131.2, 1371.2। P2 का आ जाएगा 3 इंटू 334.79, 1004.37। P3 का आ जाएगा 4 इंटू 475.48, 1901.92। ये नेट आ जाएगा आपके पास 1004.37 प्लस 1371.2, ये आ जाएगा 4277। राउंड ऑफ कर देते हैं, 4278 कर देते हैं। बस आपके पास वैसे तो ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आती है, लेकिन और कोई डेटा नहीं है, तो इसको हम अपनी टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल देंगे। अच्छा, ये आ गया 14,278। बस ये आपका बी पार्ट का आंसर है। समझ आया? तो बी पार्ट तो बिल्कुल ही छोटा सा आसान सा था। तो ये आपका मोर और लेस जो बी पार्ट होगा ना, ये तो 2 नंबर का होगा। मेन होगा आपका फर्स्ट पार्ट 8 नंबर का, और इसमें भी अलग अलग स्टेप्स होंगे। स्टेप्स क्या? जो आपने ये टोटल ओवरहेड्स बिफोर रीअपोर्शनमेंट निकाला है, ये एक तरह से आप मान के चलिए आपका 3 नंबर का होगा। मैं अलग कलर से यहां पे मेंशन कर देता हूं। ये एक तरह से 3 मार्क्स का। जो आपने ये टोटल ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट निकाला है, ये एक तरह से आपका 2 मार्क का। इसमें आपकी ये जो कैलकुलेशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन की, जो आपने ये नेट आंसर निकाला, इसका भी स्पेसिफिकली 1 नंबर होगा। उसके बाद जो आपने ये आंसर निकाला एंड में, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इसका 1 नंबर। तो बेसिकली आपका टोटल ही हो गया 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7। सो बेसिकली यहां पे आपका एक तरह से ये 2 नंबर का मेन आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से मार्क्स अलॉट करता है इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आइए उसे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन है ये आपके पास, ये अब हमारा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स का क्वेश्चन था। ये आपका पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में आया था। अभी ये क्वेश्चन 5 नंबर का ही आया था पेपर में भी। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी फ्रॉम अ सिंगल प्रोसेस, द जॉइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ आर। ये सारे अब आपके पास जेसी का पार्ट दे रखे हैं। ए प्रोडक्ट उसकी यूनिट्स और सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बी प्रोडक्ट उसकी यूनिट्स और सेलिंग प्राइस पर यूनिट, स्प्लिट ऑफ की यूनिट्स और स्प्लिट ऑफ की सेलिंग प्राइस दे रखी है। मतलब आपके पास स्प्लिट ऑफ की सेल्स वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट, अ पोर्शन जॉइंट कॉस्ट ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, और बी कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड।
अब क्योंकि आपका क्लास में मार्जिनल कॉस्टिंग भी हो चुका है, तो अब आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड जान के मैंने इस टेस्ट में दिया था, अब मैं आपसे इसके बहाने ये भी डिस्कस कर लूंगा। सुनिए, वैसे बिल्कुल सिंपल है, जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो यहां पे लग रहा है। आइए, तो सबसे पहले तो फर्स्ट का ए पार्ट कर लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जेसी, फिजिकल यूनिट्स मेथड बोला है। बिल्कुल सिंपल है वैसे तो, ये दो प्रोडक्ट्स है ना, ए और बी। हां, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, यहां पर अपना पर्टिकुलर्स। अच्छा, पहले जॉइंट कॉस्ट को बांटने से पहले एक बार उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। सर कैलकुलेशन में क्या है, खर्चे तो ऐड करके लिखने हैं। हां, लेकिन उसको प्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना। तो आइए, इसके नीचे मैं पहले वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट में एक तो है आपके पास डायरेक्ट मटेरियल, ये कितना है 30,000। फिर है आपके पास डायरेक्ट लेबर, ये कितना है 9600। फिर है आपके पास वेरिएबल ओवरहेड्स, अच्छा वैसे तो वेरिएबल हो फिक्स्ड हो सारे खर्चे यहां पे जेसी निकालने के लिए ऐड करते हैं, लेकिन पहले मेरे को इतने का टोटल बता दो, क्योंकि ये वाला जो टोटल आएगा ये आपका टोटल वेरिएबल, मेरे को टोटल जॉइंट कॉस्ट चाहिए, उसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स ऐड होंगे, लेकिन एक बारी अलग से ताकि वेरिएबल कॉस्ट का भी टोटल पता चल जाए वो भी बता दो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का ये टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड से अपोर्शन करने में काम आएगा। देखते हैं, 30,000 प्लस 9600 प्लस 12,000, ये आ जाएगा 51,600। इसमें ऐड कर देंगे अलग से आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा, ये कितना है 32,000, और आपकी टोटल जॉइंट कॉस्ट बन जाएगी 83,600। सो बेसिकली मेरे को अलग से वेरिएबल कॉस्ट का भी टोटल चाहिए था, तो इसलिए मैंने बस उसको अलग से निकाल लिया। क्यों चाहिए था वो भी आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में समझ आ जाएगा। आइए, तो सबसे पहले तो यहां पे यूनिट्स मेंशन कर देते हैं, क्योंकि फिजिकल यूनिट्स मेथड से बांटना है। 100 और 120 यही थी ना। हाँ, 100 यूनिट्स 120 यूनिट्स, बस इस रेशो में बढ़ जाएगा। अपोर्शनमेंट ऑफ जेसी रेशो 10:12 में ये टोटल जॉइंट कॉस्ट पूरी बांटनी है 83,600, ये बढ़ जाएगी। बस इतना मेरे को अलग चाहिए था कि 51,600 वेरिएबल कॉस्ट है, उसका यूज कंट्रीब्यूशन नेट मार्जिन मेथड में आएगा। 83,600 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 10, 38,000। ओहो, माइनस बाकी बढ़ जाएगा बी में 83,600, 45,600। तो ये तो था बिल्कुल सर आसान फिजिकल यूनिट्स। अब बांटना है कंट्रीब्यूशन नेट मार्जिन मेथड में, तो फर्स्ट का ही बी पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। अब ना यहां पर बिल्कुल आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या लगेगा
मैं पहले एक बारी आपको अलग से वो समझा देता हूं फॉर्मेट बनाकर। सुनिए अब सर, जो आपका ये मेथड है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, ये मेथड कहता है कि जो भी आपकी जॉइंट कॉस्ट है, जो भी आपकी जितनी भी जॉइंट कॉस्ट है, आप एक काम करिए, इस जॉइंट कॉस्ट को ना आप दो पार्ट्स में बांटिए। इस जॉइंट कॉस्ट में जितना भी वेरिएबल खर्चे का पार्ट है उसको आप अलग कर लो, और जितना भी फिक्स्ड खर्चे का पार्ट है उसको आप अलग कर लो। अब सर मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने सीखा है वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स के हिसाब से इंकर होती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाता जाता हूं इन टोटालिटी खर्चा अकॉर्डिंगली बढ़ता जाता है, जैसे जैसे यूनिट्स कम करता जाता हूं इन टोटालिटी खर्चा कम होता जाता है। यूनिट्स नहीं बनाऊंगा ये खर्चा भी नहीं होगा, ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि टोटल जॉइंट कॉस्ट में से जो वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है उसको आप अपोर्शन करिए इन यूनिट्स की रेशो। मतलब जो रेशो आपकी फिजिकल यूनिट्स की है उसी रेशो में आप अपनी जॉइंट कॉस्ट में से जो वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है उसको अपोर्शन करिए। उसके बाद सर फिक्स्ड कॉस्ट को अपोर्शन करिए आप कंट्रीब्यूशन की रेशो में, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कौन करवाता है भैया? पहले वेरिएबल कॉस्ट हो गई, वेरिएबल कॉस्ट को अपोर्शन कर दिया। सबसे पहले मैंने सेल्स लिखी, सेल्स में से माइनस करनी है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को मैंने अपोर्शन कर दिया नंबर ऑफ यूनिट्स के रेशो में, क्योंकि वो यूनिट्स के हिसाब से इंकर होती है। अब वेरिएबल कॉस्ट माइनस होने के बाद मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इस कंट्रीब्यूशन ने मेरी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करवानी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में की वजह से या फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में से रिकवर होती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट को बांट दो आप कंट्रीब्यूशन की रेशो में। सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की रेशो में या टोटल कंट्रीब्यूशन की रेशो में? टोटल कंट्रीब्यूशन की रेशो में, क्योंकि आपको पर यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ा ना रिकवर करवानी है, आपको तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करवानी है, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कंट्रीब्यूशन ही रिकवर करवाएगा। समझ आया आपको ये? तो बिल्कुल हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा था यहां पे। अब सबसे पहले तो वेरिएबल कॉस्ट को अपोर्शन कर दें। इसीलिए बाय द वे जब मैंने जॉइंट कॉस्ट की कंपटीशन करवाई थी तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आपको अलग से पूछा था, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो आई थी उसको मैं यूनिट्स की रेशो में बांटूंगा। आइए, अपॉर्शनमेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को तो सर 10:12 जो आपकी यूनिट्स की रेशो थी उसी में मैं बांट रहा हूं। तो वेरिएबल कॉस्ट आई थी आपके पास 51,600। मैं अलग से ना ये भी लिख देता हूं, 51,600 की वेरिएबल कॉस्ट को मैं 10:12 में बांट रहा हूं। टू 3 4 5 4 या इसको 4 5 5 ही कर देते हैं राउंड ऑफ करके। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग बची 51,600 माइनस 23455 28145, ये हमारा बी में चला जाएगा। ठीक है जी। और जो हमारी इसके बाद लिख देते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी रेशो में? सर कंट्रीब्यूशन की रेशो में। कंट्रीब्यूशन की रेशो के लिए अब वर्किंग नोट में काम करना पड़ेगा। आइए वर्किंग नोट में एक बार कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। अच्छा, पहले हमेशा वेरिएबल कॉस्ट को ही बांटिएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बट जाएगी तो ही तो कंट्रीब्यूशन निकाल कर उसकी रेशो में फिक्स्ड कॉस्ट को बांट पाओगे। तो ए बी, यहां पे पर्टिकुलर्स
कंट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले क्या लिखना होता है? सेल्स। ए की सेल्स 100 इंटू 600, बी की सेल्स 120 इंटू 200। $60,000 और यहां पे 120 इंटू 200 24,000। माइनस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आई थी आपके पास बांट कर 23455 और बी की आई थी बांटकर 28145। ये आपके पास इन दोनों का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 60,000 माइनस 23455 36545। और बी में नेगेटिव आ जाएगा 24,000 माइनस 28,145 4145 और ये आ गया नेगेटिव। अब मेरी एक बात सुनिए, पहले मैं क्रक्स बता रहा हूं। अगर किसी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ जाए, पहली बात कॉन्सेप्ट क्या था कि वैसे तो फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन की रेशो में बंटनी चाहिए क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करवाता है। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ जाए तो फिर सर जैसे इस केस में बी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ गया है तो मैं इसके नीचे लिख भी देता हूं एज contribution of product B is negative, therefore no fixed cost will be apportioned in product B. In such case whole fixed cost will be apportioned in product B. तो प्रोडक्ट ए, एक मिनट। सो बेसिकली प्रोडक्ट बी का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ गया है तो प्रोडक्ट बी में कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बटेगी, सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्ट ए में बट जाएगी। ये तो है क्रक्स। सर अब इसका रीजन देखो, फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन की रेशो में क्यों बांट रहे हो? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कंट्रीब्यूशन करवाता है। एक बात बताइए, कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचिए, प्रोडक्ट बी वेरिएबल कॉस्ट तक को रिकवर नहीं करवा पा रहा मार्केट में, और अगर ये प्रोडक्ट भी इतना वीक प्रोडक्ट है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट तक को रिकवर नहीं करवा रहा, तो मैं इस प्रोडक्ट पे फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन कैसे डाल दूं? प्रोडक्ट बी फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करवाने के काबिल ही नहीं है क्योंकि वो तो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को नहीं रिकवर करवा पा रहा। पहले वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करवाएगा, कुछ कंट्रीब्यूशन लाके देगा तो ही तो फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करवा पाएगा। वो तो अपनी वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं रिकवर करवा पा रहा, तो सर सारा बर्डन ए पर डालना पड़ेगा। मतलब जब ए प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालूंगा तो ए प्रोडक्ट के हिस्से में जो वेरिएबल कॉस्ट आई होगी वो तो डालूंगा ही डालूंगा, और ए को कहूंगा भाई बी के तो बस की बात नहीं है फिक्स कॉस्ट को रिकवर करवाना, तू ही रिकवर करवा, और बी की ही वेरिएबल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डाल दूंगा और ये ए की टोटल कॉस्ट बता के ए को कहूंगा अब तू पूरी कॉस्ट रिकवर करवा। समझ आया? क्योंकि बी में बेफिजूल है फिक्स्ड कॉस्ट को अपोर्शन करना। सर एक बात बताओ, मान लो यहां पे तीसरा प्रोडक्ट भी होता, फिर क्या करते? मान लो सी प्रोडक्ट भी होता और इसका भी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आ जाता, तो सिर्फ बी प्रोडक्ट है जिसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है। अगर ऐसा केस बनता तो बी को मैं इग्नोर कर देता, ए और सी के कंट्रीब्यूशन की रेशो में फिक्स्ड कॉस्ट ए और सी में बट जाती। समझ आ गया? कॉन्सेप्ट यही है।
कि फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन की रेशो में बांटना है, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ जाए, मतलब वो प्रोडक्ट तो अपनी वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर नहीं करवा पा रहा, तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट बांट के करोगे क्या? ठीक है जी। तो इसके बेसिस पर वर्किंग नोट नंबर 2 का रेफरेंस डालकर सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि कितनी थी 32,000, वो मैं प्रोडक्ट ए में बांट दूंगा और मेरे पास यहां पे बटी हुई जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी 23,455 प्लस 32,000 55,455 और यहां पे एज इट इज 28,145। समझ आया आपको ये? चलिए, ये हो गया इस क्वेश्चन का ए पार्ट पूरा। इसके फर्दर 2 पार्ट्स भी थे। लास्ट सेकंड पार्ट, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस अंडर बोथ द मेथड्स। अब ये सिंपल है, आइए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बनानी है। सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, यहां पे पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले तो यहां पे सेल्स वैल्यू लिख देते हैं। अब वो आपने वर्किंग नोट नंबर 2 में ऑलरेडी निकाल रखी है, 60,000 24,000 एज इट इज लिख देंगे। 60,000 24,000। यहां पे मैं लिख रहा हूं जॉइंट कॉस्ट एज पर फिजिकल यूनिट्स, जो आपने फिजिकल यूनिट्स में बांटी थी, और इसको नाम दे देता हूं ए। फिजिकल यूनिट्स पे आपने जॉइंट कॉस्ट बांटी थी दोनों प्रोडक्ट्स में 38,000 45,600। इसी के नीचे जॉइंट कॉस्ट एज पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, और इसको नाम दे देता हूं बी। इसके अकॉर्डिंग अभी बांटी आपने जॉइंट कॉस्ट प्रोडक्ट ए में 55,455 और प्रोडक्ट बी में 28,145। ठीक है जी। अब यहां पे प्रॉफिट जब जॉइंट कॉस्ट फिजिकल यूनिट्स में बांटी, ए माइनस बी। ठीक है, एक सेकेंड। यहां पे एक काम करो, ये नाम मैंने थोड़े गलत दे दिए। इसको सेल्स वैल्यू को नाम दे दो ए, जॉइंट कॉस्ट फिजिकल यूनिट को नाम दे दो बी, और जॉइंट कॉस्ट कंट्रीब्यूशन को नाम दे दो सी। अब ये ए माइनस बी सही बन जाएगा। 68,000 माइनस 38,000, ये आपका प्रॉफिट आ गया 22,000। 24,000 माइनस 45,600, ये आपका लॉस आ गया 21,600। फिर यहां पे लिख देते हैं प्रॉफिट अगर कंट्रीब्यूशन वाले मेथड से जॉइंट कॉस्ट बांटी हो। यहां पे बनेगा ए माइनस सी, तो 60,000 माइनस 55,455 4545, और बी में बनेगा 24,000 माइनस 28,145 4145 का लॉस। दिस इज इट। ये था आपका ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया। चलिए फिर